हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। आप ये तस्वीर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हस्तशिल्प कलाकार रूमा देवी हैं, जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूमा देवी ने जो अपने हस्तकला के सफर की शुरुआत है, वो थार मरुस्थल में धोरों के बीच बने अपने घर से की थी। और आज रूमा देवी एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है और 25,000 महिलाओं को उनका सहारा है और उनके होममेड प्रोडक्ट है वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने में मदद रूमा देवी कर रही हैं। अगर रूमा देवी एक गृहिणी से कामयाब हस्तशिल्प कारीगर बनकर 25,000 महिलाओं की जिंदगी बदल सकती हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकती हैं। क्या आप भी अपने घर में बने उत्पादों को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भेजना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिंपल 9 ऐसे स्टेप्स, यानी कि 9 ऐसे काम जो आप करेंगे तो इनकी मदद से आप अपने घर में बने प्रोडक्ट को निर्यात कर सकेंगे, यानी कि उनको विदेशों में भेज सकेंगे। फ्रीडम बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके होममेड प्रोडक्ट्स को निर्यात करना सीखने की। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक कंपनी या एक संस्था बनानी होगी और ये आप 3 प्रकार से बना सकते हैं। कंपनी या संस्था जो आप बनाना चाहते हैं वो 3 तरह से आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों, इसका एक टाइप यानी कि एक प्रकार ये है कि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप हो सकती है। और प्रोप्राइटरशिप कंपनी क्या होती है ये आपको बता दूं। इस कंपनी में दोस्तों पूरा जो मालिकाना हक है, इसका संचालन, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन है, वो पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हाथ में होता है। अगर आप इस तरह की यानी कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाना चाहते हैं तो इसमें पूरा आपका होल्ड रहेगा, इस पे मालिकाना हक आपका होगा, इसका संचालन आप करेंगे, इसका मैनेजमेंट भी आप देखेंगे। तो ये कंपनी आप बना सकते हैं। निर्यात करने के लिए इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों, आपकी जो कंपनी है वो पार्टनरशिप में हो सकती है, यानी कि इस कंपनी में आप 2 या इससे ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर साझे में या साझेदारी में एक कंपनी बना सकते हैं। ऐसी कंपनी में फैसले भी साझेदार मिलकर करते हैं और आप भी अपनी कंपनी को पार्टनरशिप में बना सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर बना सकते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ पार्टनरशिप में ये कंपनी बना सकते हैं। तो ऐसी कंपनी पार्टनरशिप कंपनी कहलाती है। और दोस्तों, कंपनी का तीसरा टाइप है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, यानी कि निदेशक आपके होने चाहिए कम से कम। और अधिकतम जो डायरेक्टर्स हैं वो 15 हो सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अधिकतम 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, यानी कि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी संख्या तय की गई है ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों की। तो दोस्तों, ये तो था पहला कदम जिसमें आपको कंपनी बनानी होगी, उसके बाद आप निर्यात की शुरुआत कर सकते हैं। तो अब दूसरा काम आपको क्या करना है ये बताता हूं। दोस्तों, दूसरा काम आपको करना है कि आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होगी और आपको करंट बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी जब आप अपना होममेड प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तब। दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपना नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं। बहुत कम वक्त में बन जाता है, 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो पैन कार्ड बनवाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका यह है कि किसी नज़दीक के पैन कार्ड बनाने वाले सेंटर की मदद से आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। सीए भी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, आप करंट बैंक अकाउंट है वो भी किसी भी बैंक शाखा में खुलवा सकते हैं। और करंट बैंक अकाउंट आपका ऐसा होना चाहिए जो विदेशी मुद्रा में लेन देन कर सके। तो ये इसमें आपको ध्यान देने वाली बात रहेगी कि आपका जो बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है, जो बिजनेस अकाउंट जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए और इसमें आप विदेशी मुद्रा का लेन देन कर सकें, यानी कि आप जो ऑर्डर बाहर भेजेंगे उसका पैसा आएगा, वो अगर विदेशी मुद्रा में आपके बैंक में आता है तो वो भी आपको रिसीव कर सके, यानी कि मनी एक्सचेंज की फैसिलिटी इसमें हो। और दोस्तों, जो तीसरा काम आपको करना होगा, तीसरा स्टेप है वो ये है कि जो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक कोड चाहिए होगा। इस कोड का नाम है IEC कोड। ये कोड आपको चाहिए होगा। ये कोड आपको मिलेगा इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन प्राइवेट कंसल्टेंसी पोर्टल पर। तो इस पोर्टल पर दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपको ये कोड मिल जाएगा। तो आपको ये आवेदन कैसे करना है ये बताता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको DGFT यानी कि
डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और ये DGFT है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाइप है इसका, और ये रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। और DGFT है वो एक्सपोर्टर यानी कि निर्यात करने वाले व्यक्ति को यूनिक IEC नंबर मुहैया करवाती है। और दोस्तों IEC नंबर है वो 10 अंक का होता है। और इंडियाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन प्राइवेट कंसल्टेंसी पोर्टल है, वो आपको ये कोड मुहैया करवाएगा और इस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए फीस जो है दोस्तों वो 1000 रुपये की रहेगी, यानी कि आप 1000 रुपये फीस देकर ये पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं और अपना IEC कोड है वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों जब आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो आपको IEC कोड की आवश्यकता होगी, लेकिन आप बिना IEC कोड के भी निर्यात कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड देश हैं, बहुत ही सीमित संख्या में देश हैं। बिना IEC कोड के अगर आप निर्यात करना चाहते हैं दोस्तों तो आप नेपाल या फिर म्यांमार में ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, या फिर आप गुंजी या नामगाया या फिर शिपकिला और नाथुला पोर्ट है वहाँ से चीन में आप अपने प्रोडक्ट भेज सकते हैं, इन 4 जगहों से जो आपके प्रोडक्ट चीन में जाएंगे। लेकिन इनकी कीमत है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसमें कैपिंग है। दोस्तों आपको एक्सपोर्टर बनने के लिए या अपने प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए चौथा काम ये करना है कि RCMC के साथ ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होगी, तो ये आप ज़रूर करवाएं। तो ये कैसे होगा वो आपको बता देता हूं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जिसको RCMC कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, वो आपको चाहिए होगा। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपको ये मिलेगा और इसके लिए आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अप्लाई करना पड़ेगा। RCMC सर्टिफिकेट है वो, इसकी मान्यता है वो आपके एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है, यानी कि वित्तीय वर्ष के लिए होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। दोस्तों जब आप निर्यातक बनेंगे तो आपको आयकर विभाग के साथ खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होनी है। और आप इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद भी ले सकते हैं, यानी कि आपको RCMC रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ भी खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पैन कार्ड आपका चाहिए होगा। ये तमाम चीज़ें जब आपके पास होगी तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसमें आपकी मदद है वो आपका CA कर सकता है। तो दोस्तों निर्यातक बनने के लिए आप जब प्रक्रियाएं पूरी कर देते हैं तो उसके बाद एक काम होता है जिसको हम 5वां चरण कह सकते हैं, 5वां स्टेप कह सकते हैं। वो होता है कि आपके लिए जो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, आपके घर में जो प्रोडक्ट है, उसके लिए संभावित बाजार कौन सा है, उसकी पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण काम है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम है वो है ऑर्डर हासिल करना, यानी कि आप अपना ऑर्डर कैसे लेंगे विदेशी खरीदारों से। दोस्तों जब बात ऑर्डर लेने की आती है तो आपको सबसे पहले ये पहचान करनी होगी कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पर है, कहाँ पर आपके प्रोडक्ट की यानी कि आपका जो उत्पाद है घर में बना है उसको लोग खरीदना चाहते हैं, ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद ले सकते हैं, B2B जो वेबसाइट्स हैं उनकी मदद ले सकते हैं, और ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं जो पहले से निर्यात व्यापार में जुड़े हुए हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कहाँ पर हो सकती है, और उसके लिए आप ऑनलाइन भी मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद जब आपको B2B जो वेबसाइट्स है या कंपनियां हैं उनकी मदद से आप जब बाज़ार की पहचान कर लेंगे तो आपको जो आपके संभावित ग्राहक हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर है, उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। उसके बाद आप उनसे अपने प्रोडक्ट की जानकारी उनको बताएंगे, उसके बाद उनसे ऑर्डर हासिल आप करेंगे। तो ये प्रक्रिया है, इसमें आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। और यदि आपके पास सफल जो निर्यातक बनने की समझ है तो आप आसानी से ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। और साथ ही शुरुआत में आप जो पेशेवर लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। ये मदद है आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं कि जो पहले से बड़े एक्सपोर्टर हैं उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके साथ अपना एक सहमति बना सकते हैं, उनसे आप साझे में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा, आपको बाजार की पहचान हो जाएगी, तब आपको एक चीज़ और करनी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी बारी आती है। दोस्तों ये स्टेप है आपका जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपका उत्पाद है जो आप विदेश में भेजना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब आपका उत्पाद ग्राहक के पास पहुंचे तो वो गुणवत्ता पर खरा उतरना चाहिए। जो वादा, जो प्रॉमिस या जो कमिटमेंट आपने किया है खरीदार से, वो हर हाल में पूरा हो,
तभी आपकी एक साख बनेगी और आपका प्रोडक्ट विदेश में फिर से मंगाया जाएगा, उसकी डिमांड बनी रहेगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ पैमाने अपनाने होंगे। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आपको इन बातों का पूरा ध्यान रखना होगा। वो कौन सी बातें हैं वो आपको बताता हूं। दोस्तों, अपने उत्पाद की आपको क्वालिटी चेक करनी होगी, क्वालिटी कंट्रोल पर पूरा फोकस करना होगा। आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट है वो विदेशों में अपील करेगा ग्राहकों को। और आपकी लेबलिंग है वो सही होनी चाहिए, लेबल अच्छा लगा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, उस पर पूरी जानकारी और सूचना होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका शिपमेंट करता है उसका शिपर्स मार्क, यानी कि जो शिपमेंट करने वाली कंपनी है या जो संस्था है उसका मार्क उस पर होना चाहिए, ताकि कस्टमर को यह पता चले कि ये किस शिपमेंट से आया है और उसका भरोसा है वो आप पर बढ़े। दोस्तों, आपके प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन है, इसकी जानकारी बहुत स्पष्ट तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर ये जानना चाहते हैं कि ये जो उत्पाद वो खरीद रहे हैं वो कौन से देश में बना है और वो कहाँ से वो खरीद रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। तो इसलिए आप अपने प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसका जिक्र जरूर करें और ये स्पष्ट तौर पर लिखें। और दोस्तों, आपका जो उत्पाद है, जो पैकेजिंग है, उसमें कितना वजन है ये भी आप उस पर मार्क करें, लिखें। स्पष्ट तौर पर पता चलना चाहिए कि ये उत्पाद है, इसका कितना पाउंड वजन है या कितना किलोग्राम वजन है। तो ये वजन है वो बहुत ज़रूरी है ग्राहक को पता होना। और दोस्तों, साथ ही आपका जो पैकेज है, उस पैकेट है, उसमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कितने पैकेट हैं, छोटे बड़े, उनका नंबर कितना है, उसका संख्या कितनी है, उनका साइज़ कितना है, कितने इंच का है या कितने सेंटीमीटर उसका साइज़ है। ये तमाम जानकारी आपके प्रोडक्ट पर होनी चाहिए जो आप होममेड प्रोडक्ट भेज रहे हैं। और दोस्तों, आपका जो उत्पाद है उस पर हैंडलिंग मार्क भी होना चाहिए, यानी कि कैसे आपका उत्पाद है उसको संभाल कर उसको उतारा जाए, उसको रखा जाए शिपमेंट में, ये तमाम चीज़ें आपको रखनी चाहिए। उसके दोस्तों अलावा आपको चेतावनी मार्क भी है वो भी रख उस पर देना चाहिए, कि जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कार्टन पर लिखा होता है दिस साइड अप और दिस साइड डाउन, ऐसी चीज़ें आपको उस पर लिखनी चाहिए। और दोस्तों, आपके जो प्रोडक्ट है उस पर पोर्ट ऑफ एंट्री की भी जानकारी होनी चाहिए, कि यानी कि कहाँ से आपका उत्पाद है वो बड़े लीगल तरीके से उनके देश में, जो खरीदार है उनके देश में एंटर करेगा, किस जगह से वो एंटर करेगा, ये जानकारी उस पर होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। और दोस्तों, जो हजार्डस मटेरियल है, अगर कोई जो ऐसा पदार्थ है जिससे कोई नुकसान हो सकता है, तो उसका लेबल भी आपके प्रोडक्ट पर होना चाहिए, ताकि जो खरीदार है, जो ग्राहक है, वो उसको संभाल कर उपयोग करे, उसको सही ढंग से उसका इस्तेमाल करे, उसको संभाल कर वो उपयोग करे। दोस्तों, जब आपका उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के साथ तमाम जो क्राइटेरिया है उनको पूरा करके वहाँ पहुँचे, तो उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी होती है कि जो उत्पाद आप भेज रहे हैं उसके दस्तावेज़ बहुत ज़रूरी है। दस्तावेज़ से जुड़ी प्रक्रिया है उसको आप पूरा करना चाहिए। ये 7वां स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंटेशन का पूरा ख्याल रखेंगे तो आपका उत्पाद सही तरीके से वहाँ पर जाएगा और आपको सही तरीके से उसकी पेमेंट भी मिलेगी। दोस्तों, शिपमेंट बिल है वो पहला दस्तावेज होता है जो बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें शिपमेंट बिल बहुत ज़रूरी होता है, और ये कस्टम अथॉरिटी है वो आपको अलाउ करती है शिपमेंट के लिए, और वहाँ से आपको ये बिल मिलता है। और दोस्तों, शिपिंग जो बिल होता है वो आपको शिपिंग एजेंट या जो उसका प्रतिनिधि है उसकी तरफ से आपको मिलता है, और जो तमाम पार्टियां हैं वो ये शिपमेंट बिल आपको जारी करेंगे, और इसका ऑनरशिप है वो आपके पास, सेलर के पास रहेगा। तो इसकी जो ऑनरशिप है वो सेलर की रहेगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो शिपमेंट बिल है इसमें एक तरह का जो सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपका पोस्ट पार्सल है तो उसमें आपको शिपिंग बिल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन इसके अलावा आपको कौन कौन से दूसरे दस्तावेज चाहिए जो शिपिंग बिल के अलावा है वो आपको बताता हूं। दोस्तों, एक और जो आपको दस्तावेज चाहिए होगा वो होगा कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म। दोस्तों, ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन यानी कि यूपीयू और इंटरनेशनल एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ से जुड़ा होता है, और नेशनल पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जारी होता है। तो इसे आप ले सकते हैं, और इसका जो कोड नंबर है वो CP2 या CP3 होता है। इसके अलावा ये बिल है दोस्तों, ये आपका बहुत मददगार होता है। इस पर जो सेंडर है यानी कि जो निर्यातक है उसके साइन होते हैं। और दोस्तों, आपको डिस्पैच नोट की भी ज़रूरत होगी दस्तावेज की जब बात करते हैं। तो ये एक्सपोर्टर है वो भरता है, स्पेसिफाइक जो इसमें ज़रूरी जानकारी होती है वो भरी जाती है, तो ये आपको चाहिए होगा। और इसके बिना है वो आपका जो पार्सल है वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकता है। आपका जो खरीदार है जो वहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है वो इससे इनकार कर सकता है आपका उत्पाद लेने से और आपका प्रोडक्ट की डिलीवरी लेने से। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है कमर्शियल इनवॉइस। इसमें ये जो इश्यू किया जाता है वो निर्यातक की तरफ से किया जाता है।
कि कितने अमाउंट का आपका प्रोडक्ट है, कितने कीमत का आपका सामान है, और ये इस पर जो कितना ट्रेड आप कर रहे हैं, कितना व्यापार कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इस पर होती है। तो ये जो कमर्शियल इनवॉइस है ये बहुत ज़रूरी है, ये निर्यातक की तरफ से दिया जाता है, यानी कि आपको देना होगा जब आप ये प्रक्रिया पूरी करेंगे दस्तावेज से जुड़ी। दोस्तों एक और डॉक्यूमेंट होता है वो है कंज्यूलर इनवॉइस। दोस्तों ये मुख्य तौर पर जो देश हैं जैसे केन्या है, युगांडा है, तंजानिया है, मॉरिशस है, न्यूजीलैंड है, बर्मा है, इराक, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, साइप्रस, नाइजीरिया, घाना या जंजीबार जैसे देश हैं, वहाँ पर अगर आप अपने उत्पाद भेजते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों एक और प्रोडक्ट है वो है कस्टम्स इनवॉइस। ये मेनली उन देशों में चाहिए होता है जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, इन देशों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कस्टम्स इनवॉइस की। दोस्तों एक और डॉक्यूमेंट है वो है लीगलाइज्ड या विजाइड इनवॉइस, इसका नाम है, ये भी आपको चाहिए होता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेलर जो है, जो बेचने वाला है, विक्रेता है, उसकी जेन्युइननेस यानी कि उसकी वास्तविकता को प्रमाणित करता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप देना होगा, आपको लीगलाइज्ड या विजाइज्ड इनवॉइस इसको कहते हैं, ये आपको देना होगा। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है आपको चैम्बर और कॉमर्स और एम्बेसी की तरफ से आपको ये मिलेगा। दोस्तों एक और दस्तावेज है वो है लीगलाइज्ड या विजाइड इनवॉइस। ये जो इनवॉइस है ये इस बात की तस्दीक करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि जो विक्रेता है जो सामान बेच रहा है वो वास्तविक है, उसकी प्रामाणिकता है वो इससे साबित होती है। और दोस्तों एक और डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफाइड इनवॉइस। ये तब चाहिए दोस्तों जब आप एक्सपोर्टर है, वो जब अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और ये स्पष्ट करना चाहता है कि ये जो इनवॉइस है, जो सामान वो भेज रहा है, वो जो एक पर्टिकुलर जो ओरिजिन या फिर मैन्युफैक्चर्ड, पैकर्ड या पर्टिकुलर प्लेस खास जगह पर बना है, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। और ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है तो ये उसके लिए चाहिए होता है। और दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है वो आपको इमीडिएट पेमेंट यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो तत्काल उसका भुगतान हो जाए, इसके लिए बहुत मददगार साबित होता है। और दोस्तों एक और डॉक्यूमेंट आपको देना होगा वो है पैकेजिंग लिस्ट। ये दिखाती है कि इसमें जो प्रोडक्ट है आपका उसमें क्या क्या है, यानी कि पूरी डिटेल आपके सामान के बारे में, उसका पार्सल और शिपमेंट तमाम चीज़ें हैं वो इसमें दर्ज होती है, इसमें जानकारी मिलती है। और दोस्तों एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट है वो भी बहुत ज़रूरी दस्तावेज है। इसमें आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी तमाम जानकारी होती है, उसके बारे में सूचना होती है, उसका जो स्टैंडर्ड है, डोमेस्टिक पैकिंग है लिस्ट है, वो तमाम चीज़ें इसके बारे में उल्लेखित होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक और चाहिए आपको दस्तावेज वो है शिपर्स एंड बायर्स रेफरेंस। ये बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जो शिपमेंट करने वाली कंपनी है, जो ख़रीदार है, उनका रेफरेंस है वो आपको बताना होगा, और तभी आपका प्रोडक्ट है, आपका जो कार्गो है वो शिप किया जाएगा, यानी कि शिपमेंट उसकी होगी, वो आगे पहुंचेगा। एक और दस्तावेज है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। ये दोस्तों वो सर्टिफिकेट है जो बहुत ज़रूरी है कि आपका उत्पाद है, जो आपका सामान है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो उसकी जांच हो चुकी है, उसका इंस्पेक्शन हो चुका है, इस सर्टिफिकेट से वो बात साबित होती है। दोस्तों एक और डॉक्यूमेंट होता है वो है ब्लैकलिस्ट सर्टिफिकेट। ये उन देशों के लिए चाहिए होता है जहां पर आपका जो राजनीतिक संबंध होते हैं आपके देश के, और साथ ही जो दूसरी जगहों पर जो सामान जाता है वहां पर ये दस्तावेज चाहिए होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्लैक लिस्ट नहीं है, वो आपका देश है वो खरीद करने के लिए ब्लैक लिस्ट नहीं है। यानी कि अगर आप अपना उत्पाद जैसे अमेरिका भेजना चाहते हैं तो अमेरिका में आपका उत्पाद है, आपका यानी कि भारत का उत्पाद वहाँ पर बैन नहीं है, ये इस बात से साबित होगा। एक और दस्तावेज है दोस्तों वो है मैन्युफैक्चरर्स सर्टिफिकेट। ये चाहिए होगा आपको जब आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो आपका कौन से ओरिजिन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रोडक्ट, वहाँ का ये सर्टिफिकेशन होता है, वहाँ की बारे में ये जानकारी देता है, तो ये भी आपको चाहिए होगा। और दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ केमिकल एनालिसिस। यानी कि आपके प्रोडक्ट में जो केमिकल है उसका परीक्षण हो गया है, उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता है वो सामने जो जिस देश में आपका प्रोडक्ट जा रहा है, जिस एरिया में जा रहा है, वहाँ के लिए उन मानकों पर खरा उतरता है, ये साबित होना बहुत ज़रूरी है, ये इस सर्टिफिकेट से साबित होता है। और दोस्तों एक और दस्तावेज है उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ शिपमेंट। ये इस बात की तस्दीक करता है कि जो गुड यानी कि जो सामान गुड से आपका जो आप शिप कर रहे हैं उसके बारे में ये पूरी जानकारी देता है, और ये निश्चित तौर पर बताता है कि आपका सामान शिपमेंट के लिए जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हेल्थ, वेटनरी, सैनिटरी सर्टिफिकेशन है वो आपको चाहिए होगा।
क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट है अगर वो फूड स्टफ है तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आपके समुद्री उत्पाद हैं या फिर कोई दूसरे लाइव स्टॉक से जुड़े उत्पाद हैं, खाने पीने से जुड़े उत्पाद हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कंडीशनिंग है दोस्तों, ये भी आपको चाहिए होगा। ये आपको जो सक्षम अधिकारी है वो जारी करेगा और इसके बाद आपका प्रोडक्ट है वो आगे जाएगा। इसमें आपको तमाम ह्यूमिडिटी फैक्टर, ड्राई वेट, तमाम चीज़ें हैं वो इसके बारे में बताई जाती है। दोस्तों अगर आप किसी पूरा महत्व की वस्तु का एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एंटिक्विटी मेजरमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा और ये भी आपको मिल जाएगा। और ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया जाता है और ये आपको लेना होगा अगर आप पूरा महत्व की वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों शिपिंग ऑर्डर की ज़रूरत होगी, ये आपको जारी किया जाएगा, शिपिंग कॉन्फ्रेंस लाइन है उसकी तरफ से जारी किया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट आप जब आपके पास होगा तो आपका प्रोडक्ट आगे शिपिंग की प्रक्रिया को पूरा कर पाएगा। और दोस्तों आपका सामान किस कार्ट पर, लॉरी पर, ट्रक या जिस भी व्हीकल पर है उसका टिकट चाहिए होगा, यानी कि कार्ट या लॉरी टिकट है वो चाहिए होगा कि आपका जो सामान शिपमेंट के लिए है वो किस व्हीकल पर आया है उसका एक टिकट होता है, उसकी जानकारी से जुड़ा हुआ ये दस्तावेज है वो आपको लगाना होगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसका नाम है शट आउट एडवाइस। ये एक स्टेटमेंट है जो पैकेज के बारे में पूरी जानकारी देता है और इस जो पैकेज को बनाते हैं, ये बिल जो तैयार किया जाता है ये कंसर्न्ड जो शेड है उसकी तरफ से दिया जाता है और ये एक्सपोर्टर को भेजा जाता है। एक और आपको दोस्तों दस्तावेज चाहिए होगा वो है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ये आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है ये देना होता है, तभी आपकी जो प्रक्रिया है एक्सपोर्ट की वो पूरी होती है। एक और दस्तावेज है दोस्तों वो आपको चाहिए होगा शॉर्ट शिपमेंट फॉर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक तरह से एप्लीकेशन होता है जो कस्टम अथॉरिटीज़ को आप अप्लाई करते हैं, इसके बाद ये मिलता है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप क्लेम करते हैं अपनी पेमेंट के लिए या अपने गुड्स के लिए तो ये आपको बहुत आवश्यकता इसकी पड़ती है। और दोस्तों 8वां स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि निर्यात करने के लिए कस्टम प्रक्रिया है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। और कस्टम प्रक्रिया है वो कैसे पूरी करनी है ये बताता हूँ। ये प्रक्रिया थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों एक निर्यातक के लिए कस्टम नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या क्या करना है और आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों कस्टम की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए आपके पास पैन आधारित बिजनेस आइडेंटिफिकेशन यानी कि नंबर जो होता है बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर BIN जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। अगर आप अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के निर्यात कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। और दोस्तों कस्टम प्रक्रिया में शिपिंग बिल है वो बहुत ज़रूरी होता है। शिपिंग बिल नॉन EID की आवश्यकता होगी। अगर नॉन EID की स्थिति में आपका शिपिंग बिल है वो एक्सपोर्ट फॉर्म रेगुलेशन 1991 पर आधारित होगा और अलग अलग उत्पादों के लिए आपको शिपिंग बिल भी अलग अलग ही देने होंगे। दोस्तों अगर आपका शिपिंग बिल EDI हो तो आपको EDI सिस्टम के तहत घोषणाएं करनी होगी। निश्चित तौर पर एक फॉर्मेट होता है उसमें भरना होगा और ये सूचनाएं सर्विस सेंटर ऑफ कस्टम्स के माध्यम से आप पूरी कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन के लिए आप चेकलिस्ट है उसको देख सकते हैं, ये चेकलिस्ट आप जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों कस्टम क्लियरेंस के लिए कोटा एलोकेशन लेबल बहुत ज़रूरी होता है और ये लेबल एक्सपोर्ट इनवॉइस पर लगा हो ये आप देख लें तो बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी कस्टम प्रक्रिया पूरी हो जाए। दोस्तों कस्टम डिपार्टमेंट है वो निर्यात होने वाले सामान की संख्या या मात्रा या दस्तावेजों की जांच करते हैं और इसे अराइवल ऑफ गुड्स ऑन डॉक्स इंस्पेक्शन कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों कस्टम विभाग है वो कंटेनर में सामान लदान करते समय निर्यातक को शिपिंग बिल समेत दूसरे दस्तावेज देते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आपका उत्पाद है वो निर्यात के लिए जा रहा है, यानी कि ये बात तय हो जाती है। और दोस्तों कस्टम प्रक्रिया के दौरान सैंपल चेक भी होता है। कस्टम अधिकारी 2 सैंपल लेते हैं इसके लिए और सैंपल चेक होता है। और दोस्तों निर्यात प्रक्रिया के दौरान उत्पाद में अगर किसी तरह की कमी पाई जाती है तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, इसका क्लेम हो सकता है और ये प्रक्रिया EDI सिस्टम से पूरी होती है। जब सब प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है तब आपका शिपिंग बिल जनरेट होता है और शिपिंग बिल की 2 कॉपी दोस्तों तैयार होती है और एक कस्टम कॉपी होती है और दूसरी जो कॉपी कहलाती है वो एक्सपोर्टर कॉपी कहलाती है जो आपके पास होती है। और दोस्तों इस पर कस्टम अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद आपकी कस्टम प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दोस्तों जब आपका प्रोडक्ट या उत्पाद सुरक्षित ढंग से आपके खरीदार या ग्राहक के पास पहुंच जाए तो आपको वहां से डिलीवरी रिसिप्ट लेनी होती है ताकि आप ये बात साबित कर सकें कि ग्राहक को आपका सामान मिल गया। और डिलीवरी रिसिप्ट लेने के बाद आपको अपना पैसा यानी कि भुगतान प्राप्त करने के लिए फॉलोअप करना होता है, आपके ग्राहक से संपर्क करना होता है, उससे अपनी पेमेंट
लेनी होती है, क्योंकि पेमेंट लेने के लिए कई बार अगर आपके पास डिलीवरी रिसिप्ट नहीं होती है तो दिक्कत आती है। इसलिए फॉलोअप आप ज़रूर करें, डिलीवरी रिसिप्ट लें और पेमेंट के लिए फॉलोअप करें, ताकि आपका पेमेंट अटके नहीं और आपको समय पर पैसा मिल जाए। दोस्तों, आप अपना प्रोडक्ट निर्यात करना चाहते हैं तो इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर, इसलिए आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, फ्रीडम ऐप पर एक्सपर्ट है, वो भारत से निर्यात कैसे हो इससे जुड़े हर पहलू की जानकारी आपको देंगे, आपको सिखाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना उत्पाद दुनिया के दूसरे हिस्सों में भेजें और इससे भारत के करेंसी रिजर्व में ज़्यादा विदेशी मुद्रा आएगी, भारत सक्षम बनेगा आर्थिक तौर पर और हमें भी इसका फायदा होगा। दोस्तों, आप खुद के उत्पादों को निर्यात करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी उनको भी मिले। और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।